सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसे कॉमिक को जिसके बारे में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग अपने साथ रखता हूँ। मतलब मेरे लिए ये पूरा का पूरा कॉमिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और अब मैं इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर आपको बताता चलूँ कि अब तक हम अपने इस स्टोरी आर्क के अंदर क्या देखते हुए आए हैं। हमने इस स्टोरी आर्क के अंदर देखा कि किस तरीके से फैंटास्टिक फोर की जो फैमिली होती है वो अपने अलग अलग मिशंस के ऊपर जाती है। वो किसी ना किसी वजहों की वजह से बढ़ चुके होते हैं। और जब मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पे एक दूसरी दुनिया के ऊपर गैलेक्टस के साथ मौजूद होते हैं एक मिशन के ऊपर, वहीं पे सूजन स्टॉर्म जो है वो बेसिकली नेमोर के साथ मौजूद होती है पुराने अटलांटिस और उस नए अटलांटिस को एक करने के अंदर। तो उस पूरे के पूरे मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैन होता है हमारा द थिंग, वो उस फॉर्मूले को पी लेता है जिसकी वजह से वो एक हफ्ते के लिए इंसान के अंदर बदल जाता है। और जब वो इंसान के अंदर बदलता है तो फैंटास्टिक फोर का सिर्फ एक ही मेंबर यानी कि जॉनी स्टॉर्म इस पूरी की पूरी बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर मौजूद होता है अपने बच्चों को साथ संभालने के लिए। लेकिन इसी टाइम पीरियड को यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एंटी प्रीस्ट के लोग भी इसका इंतजार कर रहे थे। और जब ये पूरा का पूरा टाइम गुजरता है तो हम देखते हैं कि बेसिकली एंटी प्रीस्ट के सारे लोग बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, नेगेटिव जोन के पोर्टल को खोल के बर्बाद कर देते हैं। और अब उस पूरे के पूरे पोर्टल को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि किसी एक मेंबर को बेसिकली वहां पे रुकना पड़ेगा नेगेटिव जोन के ऊपर और उस पोर्टल को वहां से बंद करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इन दी एंड ये कुर्बानी कोई और नहीं बल्कि जॉनी स्टॉर्म देता है। और अब सपोजिटली यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जॉनी स्टॉर्म नेगेटिव जोन के अंदर फंस चुका है और इनहाइलस और एक 1 बिलियन की आर्मी ने उसको जान से मार दिया है। और द थिंग और फ्रैंकलिन और वैलेरिया यहाँ पे बिल्कुल उसके अफसोस में बैठे हुए हैं। तो अब आगे तो यार ये पूरा का पूरा कॉमिक जो मैं कहूँगा कि जॉनथन हिकमैन की राइटिंग का एक पीक पॉइंट है। यानी कि यहाँ पे जॉनथन हिकमैन मार्वल के अंदर मशहूर होना नए नए शुरू हुए थे और उसके सही रीजंस भी हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कोई डायलॉग नहीं है, बल्कि मुझे आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। हो सकता है कि इन तस्वीरों को देख के आप कुछ और अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले दिन। तो ये पूरा का पूरा महीना जो है वो अफसोस का महीना है और इस अफसोस के महीने का आज पहला दिन है। और इस तरह हम देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे पूरी की पूरी एवेंजर्स अपने क्वीन जेड, आयरन मैन और थॉर के साथ पहुंचती है। और हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स की टीम यहाँ पे फुल स्पीड के साथ घबराते हुए परेशान होते हुए सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रीड रिचर्ड की लैब के अंदर पहुंचते हैं। जहाँ जब वो पहुंचते हैं तो अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। बैन ने फ्रैंकलिन और वैलेरिया को एक दूसरे से गले लगाया हुआ और पूरी की पूरी फ्यूचर फाउंडेशन अफसोस में नजर आ रही है। और वहीं पे एवेंजर्स को देख के वैलेरिया एक बहुत ही सैड लुक उनकी तरफ देती है। और ये देख के एवेंजर्स समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ हो चुका है। और ये देख के हम देखते हैं कि एवेंजर्स भी अफसोस में आते हैं और वो समझ चुके हैं कि अब जॉनी नहीं रहा। और ये देख के वुल्वरीन गुस्से से चिल्ला रहा है और पागल हो रहा है। और उसको देख के यहाँ पे द थिंग वो बहुत ज़्यादा अफसोस में आ चुका है। और द थिंग का अफसोस को देख के सारी की सारी एवेंजर्स टीम खामोश हो चुकी है। किसी के पास यहाँ पे कोई अल्फाज नहीं है किसी से कुछ कहने के लिए। ये गम इतना ज़्यादा है जिसको कोई अपने अल्फाजों के जरिए मिटा नहीं सकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर जॉनी स्टॉर्म की बहन सूजन स्टॉर्म आती है। और वो भी इन सारी की सारी बातों को रियलाइज़ करती है कि बिल्डिंग के अंदर कुछ वैसा नज़र नहीं आ रहा जैसा पहले कभी हुआ करता था। और अगले पल वो अपने घुटनों पे गिर जाती है और समझ जाती है कि अब उसका भाई इस दुनिया के अंदर नहीं रहा। कहानी शिफ्ट होती है हमारे तीसरे दिन के ऊपर, जहाँ पे सूजन स्टॉर्म अभी भी इस पूरे के पूरे गम के अंदर मौजूद हैं। अभी तक वो इस सदमे से बाहर नहीं निकली कि उनका भाई उनको छोड़ के जा चुका है और उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पे सूजन के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूजन अपनी फोर्स फील्ड बना के मिस्टर फैंटास्टिक को अपने पास नहीं आने दे रखी है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक की भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग और फैंटास्टिक फोर को अकेला छोड़ के चले गए, जबकि सूजन यहाँ से ऑलरेडी गई हुई थी। तो सूजन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर रीड की कोई गलती है। और रीड भी सारी की सारी बातों को रियलाइज़ करते हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी मान रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे रीड रिचर्ड अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। और चौथे दिन रीड रिचर्ड अपने लैब के सारे दरवाजे खोलते हैं, अपने लैब के उन पोर्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जिसकी उन्होंने कसम खाई थी कि अब कभी वो वहाँ पे कदम नहीं रखेंगे। और अगले पल एक खतरनाक किस्म का वॉल्ट खोलते हैं और उस वॉल्ट के अंदर कुछ और नहीं बल्कि द अल्टीमेट नलीफायर वो निकालते हैं, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला एक ऐसा वेपन है जो कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अल्टीमेट नलीफायर को लिए हुए रीड रिचर्ड गुस्से में उस पोर्टल की तरफ जा रहे हैं जो कि नेगेटिव जोन पोर्टल है। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे रीड रिचर्ड इस पूरे के पूरे नेगेटिव जोन पोर्टल को खोलते हैं तो उनके सामने यहाँ पे इनहाइलस खड़ा हुआ है जो कि अब दोबारा से रीबॉर्न हो चुका है एक बच्चे की तरह। और ये देख के रीड रिचर्ड चिल्लाते हैं और उसको धमकी देते हैं कि वो इस पूरे के पूरे नलीफायर का इस्तेमाल करके उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन इनहाइलस उनकी तरफ देखता है घूरता हुआ और कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो रीड रिचर्ड, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। और ये देख के रीड रिचर्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अगले बार हम देखते हैं कि एनहाइलस यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि जॉनी स्टॉर्म के उस फटे हुए यूनिफॉर्म को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि एनहाइलस ने यहाँ पे जॉनी स्टॉर्म को जान से मार दिया है और उसकी निशानी के तौर पे ये यूनिफॉर्म वो रीड रिचर्ड को यहाँ पे दे के चले जाता है। और ये देख के रीड रिचर्ड अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं और इस हालत के अंदर वो एनहाइलस से मुकाबला तो क्या उसके सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं है। और इसी तरह वो उस पूरे के पूरे पोर्टल को बंद कर देते हैं।
आज 5वां दिन है। यहाँ पे एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, माइटी एवेंजर्स, कैप्टन स्टीव रॉजर्स, एक्समैन, यंग एवेंजर्स, सारे के सारी सुपर हीरो कम्युनिटी आज यहाँ पे मौजूद है इस पूरे के पूरे शोक को मनाने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपर हीरो कम्युनिटी एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रही है। शी हल्क यहाँ पे आती है जो कि यहाँ पे सूजन स्टॉर्म की एक पुरानी दोस्त है, उसको तसल्ली देने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन इन सारे के सारे मूवमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नेमोर जो है वो भी सूजन स्टॉर्म की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि आपको याद होगा कि आखिरी बार जो उनका एनकाउंटर हुआ था वो कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, लेकिन नेमोर उससे कहीं ना कहीं बात करना चाह रहा है। लेकिन इन सारे के सारे फ्यूनरल, इन सारे की सारी दिलासों के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे द थिंग बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, कोई उसके आसपास नहीं और ना ही वो किसी से बात कर रहा है। आज छठा दिन है और छठे दिन को हम देखते हैं कि किस तरीके से लैटवीरिया के अंदर बेसिकली विक्टर वॉन डूम अपनी गद्दी से नीचे उतर चुका है और उसने अपनी गद्दी किसी और को नहीं बल्कि क्रिस्टोफ फर्नांड को सौंप दी है, जिसको वो एग्जाइल से निकालने की बातें कर रहा था। क्रिस्टोफ फर्नांड दरअसल कोई और नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह का डूम का वो बेटा ही है जिसको उसने अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से उसने उसको कैद कर दिया था क्योंकि वो उसको खिलाफ जा रहा था। लेकिन अब जैसा कि डूम इस गद्दी पे बैठने के लिए फिट नहीं है तो उसने वर्नार्ड को ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्रिस्टोफर वर्नार्ड की हालत दिखाई जा रही है जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उसको अभी भी यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कैद करके रखा गया है, लेकिन वो अपने इस पूरे के पूरे नए रूल के अंदर अपनी सारी की सारी आवाम को अपने घुटनों पे ले आया है। और ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे विक्टर वॉन डूम खामोशी से शेडोज के अंदर से देख रहा है। लेकिन 8वें दिन हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम यहाँ पे अपनी लंबी चौड़ी गाड़ी से निकलकर मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी पूरी की पूरी फैमिली से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि जॉनी स्टॉर्म की मौत वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और मिस्टर फैंटास्टिक और विक्टर वॉन डूम की जो दुश्मनी है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये वो वक्त है जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर विक्टर वॉन डूम एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सोचने लग गया। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी फैंटास्टिक फैमिली खड़ी होती है और ये देख के रीड रिचर्ड भी काफ़ी हैरत में आ जाते हैं कि किस तरीके से विक्टर वॉन डूम यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे सूजन स्टॉर्म रीड का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अपने आप को संभालने की कोशिश करो, ये वक्त नहीं है यहाँ पे लड़ने का। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिटी के बीचों बीच जॉनी स्टॉर्म के एक पुतले को बनाया गया उसको ऑनर करने के लिए, और यहाँ पे सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी मौजूद है जो कि उसके ऑनर में आज शामिल हुई है। अब जॉनी स्टॉर्म की मौत को 14 दिन गुजर चुके हैं और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए जाता है और वो अचानक नोटिस करता है कि बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे फ्रैंकलिन बिल्कुल अकेला बैठा हुआ है अफसोस के अंदर। अब 20 दिन गुजर चुके हैं और हम देखते हैं कि फ्यूचर फाउंडेशन की क्लास चल रही है जहाँ पे वैलेरिया रिचर्ड्स ने एक टू डू लिस्ट बनाई है कि उनको क्या क्या करना है, और उस टू डू लिस्ट का मकसद ये है कि उनको अब ढूंढना है कि अब फैंटास्टिक फोर के अंदर चौथा मेंबर कौन होगा, क्योंकि जॉनी स्टॉर्म अब मर चुका है और इस फैंटास्टिक फोर को 4 बनाने के लिए उनको किसी और मेंबर को रिक्रूट करना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स को भी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें शी हल्क, स्टॉर्म, ब्लैक पैंथर, वॉइड विंगफोर्ड, एलेक्स पावर, लूक केज और आयरन फिस्ट मौजूद हैं। लेकिन इन सारे के सारे टू डू लिस्ट के अंदर पूरी की पूरी फ्यूचर फाउंडेशन का ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है और वो उसके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहते हैं। और ये बात वैलेरिया समझ जाती है और अगले पल उस पूरे के पूरे लिस्ट को मिटा देती है और वो वहाँ पे उन सबकी शक्लों को देख के समझ जाती है कि सब यहाँ पे क्या चाहते हैं। और अगले पल वैलेरिया यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कुछ ऐसा लिखती है जिसको देख के सारी की सारी फ्यूचर फाउंडेशन एकदम मुस्कुराने लगती है और ऐसा लगता है कि ये इसी का इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा होता है किल इनहाइलस, यानी कि लिटरली यहाँ पे फ्यूचर फाउंडेशन जो इनहाइलस को मारने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंकल जॉनी को उनसे छीन लिया गया और ये बात वो लोग नहीं सह सकते हैं कि इनहाइलस ने ये किया है। लेकिन अब जॉनी स्टॉर्म को मरे हुए 26 दिन गुजर चुके हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे सन्नाटे के अंदर 2 लोग खड़े हुए और उनके सामने एक बड़ा सा शिप आता है और शिप के अंदर से कोई और नहीं बल्कि द थिंग यहाँ पे लैंड करता है। और वो 2 लोग दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसमें से एक ब्रूस बैनर और दूसरा जो है डोनाल्ड ब्लेक है। और अगले पल हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर यहाँ पे द थिंग का एक होलोग्राम उसको दिखाते हैं द थिंग को, जिसको देख के वो अफसोस में आ जाता है और वो गुस्से में आ जाता है। और अगले पल द थिंग वहाँ पे गुस्से में आता है और बैनर और डोनाल्ड ब्लेक को पीछे की तरफ धक्का देता है और ये देख के हम देखते हैं कि आसमान के अंदर एक जोरदार बिजली कड़कती है क्योंकि डोनाल्ड ब्लेक अब थॉर के रूप में आ चुका है। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे द थिंग को मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा है और ये देख के थिंग बोलता है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थॉर यहाँ पे आता है और द थिंग के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसको हौसला देने की कोशिश करता है कि जो हो चुका है उसको भुला देना चाहिए, अब इस पूरे के पूरे गुस्से को थूक दो, इसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्योंकि बैन को अब तक ऐसा लग रहा है कि सबके अंदर उसकी गलती है, जॉनी की जगह उसको अपना सेक्रीफाइस देना था। लेकिन ये देख के हम देखते हैं कि द थिंग को गुस्सा आता है, वो थॉर को एक पंच मार के दूर फेंकता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बैनर भी अगले पर हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो द थिंग को उठा के दूर फेंकता है और उसकी पूरी की पूरी फैंटास्टिक कार टूटती है और द थिंग उसी फैंटास्टिक कार को उठाते हुए हल्क और थॉर के ऊपर बरसाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे इन तीनों के तीनों खतरनाक किस्म के टाइटन्स के बीच इस पूरे के पूरे सन्नाटे और डेजर्ट के अंदर मुकाबला शुरू होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर को तैयार करता है उससे मुकाबला करने के लिए, लेकिन हल्क पहली बार एक समझदारी वाला काम करता है और थॉर को इशारा करता है कि नहीं, अपने हैमर को नीचे रख दो, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हल्क पहली बार एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल काम कर रहा है
उसने द थिंग के आगे अपने हथियार डाल दिए और उसके सामने एक पुतले की तरह खड़ा हो गया है और द थिंग हल्क को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार के अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। और हल्क इस बात को जानता है कि द थिंग को इस वक्त ये करने की ज़रूरत है। वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर नहीं उतार सकता, लेकिन हल्क उसके गुस्से को सह सकता है। और इन दी एंड द थिंग हल्क के ऊपर अपने मुक्के को बरसा बरसा के थक चुका होता है और अपने घुटनों में आ जाता है और हल्क उसको संभालने की कोशिश करता है। और ये देख के हम देखते हैं कि थॉर की आंखों से आंसू आ जाते हैं, यानी कि ये गम इतना ज़्यादा है द थिंग के लिए कि वो उसको अकेले सह नहीं पा रहा है और उसके अंदर थॉर और हल्क उसकी मदद कर रहे हैं। अब पूरे के पूरे 29 दिन गुजर चुके हैं और रीड रिचर्ड अपने लैब के अंदर मौजूद है और वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस अपनी सोचों के अंदर गुम हुए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना। और जॉनी स्टॉर्म के चले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि उनकी सारी की सारी जिंदगी की मुश्किलें हल हो चुकी हैं, लेकिन अभी उनके सामने और भी बड़े खतरे हैं और उन्होंने एक लिस्ट बना के रखी है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। जहाँ पे पहला खतरा इन्वेजन फ्रॉम द नेगेटिव जोन, उसका थ्रेट बहुत ज़्यादा हाई है। इन्वेजन फ्रॉम यूनिवर्सल इनह्यूमंस, उसका भी थ्रेट काफ़ी ज़्यादा है। सेलेस्टियल इन्वेजन जो कि ब्रिज के जरिए हो सकती है, थ्रेट लेवल मीडियम। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर वापसी आ जाना, ये भी वो एक थ्रेट जिससे मिस्टर फैंटास्टिक अपने आप को फेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे उससे बड़ा एक और खतरा मौजूद है, गैलेक्टस जो कि इस अर्थ को खत्म करने के लिए आ जाएगा अगर मिस्टर फैंटास्टिक ने वो काम नहीं करा जिसके जरिए फ्यूचर के अंदर गैलेक्टस जिंदा रह सके। तो ये थ्रेट भी काफी ज्यादा है। लेकिन सबसे आखिरी लिस्ट के अंदर हम देखते हैं जो चीज मौजूद है वो लिखा हुआ है रीफॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल, यानी कि रीड रिचर्ड यहाँ पे उस पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ रीड्स के बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और थ्रेट लेवल के अंदर लिखा हुआ है नेसेसरी, यानी कि अब इसकी जरूरत है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे जब रीड रिचर्ड इन सारी की सारी बातों को सोच रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको सब में से सबसे पहले कौन से थ्रेट को सामना करना और किसको सॉल्व करना है, अगले पल हम देखते हैं कि अचानक उनके पीछे से एक अजीब-ओ-गरीब रोशनी नजर आती है और हम देखते हैं कि उस रोशनी के अंदर से दरअसल कोई और नहीं बल्कि नैथानियल रिचर्ड्स टाइम ट्रेवल करते हुए रीड के पास पहुंचते हैं। और जैसा कि आपको याद होगा कि आखिरी बार जब हमने नैथानियल को देखा था तो फ्रैंकलिन रिचर्ड ने उनको ना जाने एक वॉइड के अंदर फेंक दिया था और कहा था कि आपको अपनी डेस्टिनेशन खुद तलाश करनी होगी। तो इतने टाइम के बाद हमने देखा कि नैथानियल रिचर्ड वहाँ पे उस वॉइड के अंदर जब गिरे तो वो लैंड करते हैं इस वाले टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे रीड रिचर्ड को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। और रीड बोलते हैं कि ओ माई गॉड डैड, तो वहीं से वो बोलते हैं कि हेलो मेरे बेटे, मैं आखिरकार घर लौटकर वापसी आ चुका हूँ। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी दोबारा उस 14th डे के ऊपर शिफ्ट होती है जहाँ हम देख रहे थे कि बैक्स्टर बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे फ्रैंकलिन बैठा हुआ था और स्पाइडरमैन उससे मिलने के लिए आता है। और जैसा कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्पाइडरमैन और फ्रैंकलिन आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड का जो फेवरेट सुपर हीरो है वो स्पाइडरमैन है और ये सच में एक बहुत ही बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फ्रैंकलिन के पास आता है, उससे हाय हेलो करता है, उसका हाल चाल पूछने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल स्पाइडरमैन उससे बातचीत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अभी भी इस पूरे के पूरे गम के बीच में फंसा हुआ है और उसको समझ भी नहीं आ रहा कि वो कैसे मूव ऑन करे। लेकिन जैसा कि स्पाइडरमैन और फ्रैंकलिन के बीच अब एक चीज़ कॉमन हो चुकी है कि उन दोनों ने ही अपने अंकल को खोया है और इस वजह से स्पाइडरमैन उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको हौसला देने की कोशिश करता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रैंकलिन वो स्पाइडरमैन की बातों को सुन लेता है और अपने आप का थोड़ा सा मूड चेंज करता है। और उसी तरह स्पाइडरमैन उसको यहाँ पे लेता है अपने साथ और उस पूरी की पूरी सिटी के अंदर स्विंग करता हुआ ले जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जब फ्रैंकलिन को यहाँ पे लंच के ऊपर लेकर आता है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं और कहता है क्या फ्रैंकलिन तुम मुझे $1 उधार पे दे सकते हो। और इसी तरह वो दोनों यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर बैठ के अपने लंच को एंजॉय कर रहे होते हैं जहाँ पे स्पाइडरमैन ने फ्रैंकलिन को एक झूले के अंदर बिठाया हुआ है और वो यहाँ से पूरे के पूरे शहर का नज़ारा देख रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनके बीच यहाँ पे काफ़ी हार्ट वार्मिंग बातें होती हैं जहाँ पे स्पाइडरमैन उसको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा होता है, उसको समझा रहा होता है कि किस तरीके से ज़िंदगी के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं और उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जॉनी के चले जाने के पीछे तुम्हारी गलती है, तुम चाहे कुछ भी कर लेते उसको नहीं बचा पाते अगर उसकी किस्मत में मरना लिखा हुआ था। लेकिन वहीं से फ्रैंकलिन बोलता है कि क्या मैं आपको एक सीक्रेट बता सकता हूँ स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम बिल्कुल बता सकते हो। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहता तो अंकल जॉनी को बचा सकता था मरने से। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इसको अपने तक रखोगे तो क्या मैं भी तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं। तो फ्रैंकलिन बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो मैं भी इस बात को जानता हूँ कि मैं चाहता तो अपने अंकल को मरने से बचा सकता था। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि रियली। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ रियली। तो फ्रैंकलिन बोलता है तो आखिरकार आपने उनको बचाया क्यों नहीं था। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा यंग था, क्योंकि उस वक्त मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा डिसीजन जो लेते हैं वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन साबित हो सकता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। उस वक्त मैंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी को सीरियस लेना नहीं शुरू किया था। उस वक्त जो मुझे ये नया गिफ्ट ये पावर्स मिली थी मैं इसको समझता नहीं था, मैंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने कंधों पर नहीं लिया था जो कि मैं आज लेके घूम रहा हूँ। और मेरे अंकल के जाने के बाद ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर जो पावर्स दी गई है वो एक तरह का तोहफा है और मुझे इस तोहफे को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है बल्कि लोगों की मदद करनी है। और मेरे अंकल मुझसे सारी ज़िंदगी यही चाहते थे जो कि उनके मरने के बाद मुझे पता चला, और शायद अंकल जॉनी भी तुमसे बिल्कुल यही चाहते होंगे। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, अब फ़ौरन से मेरे पास आ जाओ क्योंकि मुझे वापसी घर भी जाना है यार। तो वैसे फ्रैंकलिन बोलता है हे स्पाइडरमैन। तो बोलते हैं कि क्या हुआ फ्रैंकलिन। तो कहता है कि मुझे बताओगे कि तुम्हारे अंकल का नाम क्या था। तो अगले पल वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन फ्रैंकलिन को यहाँ से स्विंग करते हुए ले जाता है और कहता है
मेरे अंकल का नाम, उनका नाम बेन था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमारी इस कहानी का आज एंड होता है। सो गाइस, ये पूरी की पूरी कहानी जो कि यहाँ पे आज हमारी इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को कंक्लूड करती है। और एक तरह से देखा जाए तो जोनाथन हिकमैन की राइटिंग का यहाँ पे एक तरह से एंड भी होता है। अब हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे इशू के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई। सबसे पहले हमने देखा कि द थिंग कितने ज़्यादा गुस्से में और अभी तक समझ रहा है कि इस सब के अंदर उसकी कहीं ना कहीं गलती है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक अभी भी इतने बड़े बड़े थ्रेट्स उनके सामने हैं, जैसा कि नेगेटिव जोन का खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा इन ह्यूमंस वाला जो खतरा था जो कि यहाँ पे इन्वेजन करने के लिए अर्थ के ऊपर आ रहे, वो भी कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ब्रिज बनाया था उसके अंदर से सेलेस्टियल जो है वो हमला करने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा गैलेक्टस इस अर्थ को खत्म करने के लिए आ सकता है। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की नई पावर्स आ चुकी है और उनको इन सारी की सारी चीज़ों से एक साथ जो है सामना करना पड़ेगा। और उससे बड़ी बात अब यह है कि मिस्टर फैंटास्टिक के फादर नेथानियल रिचर्ड्स अब वापसी लौट कर उनके पास इस टाइम पीरियड के अंदर आ चुके हैं। तो अभी के लिए बेसिकली हमारा ये सारा का सारा स्टोरी आर्क यहाँ पे खत्म होता है। और एक तरह से जो पूरा का पूरा जोनाथन हिकमैन का स्टोरी आर्क है, आप समझ सकते हैं कि उसके पार्ट 3 में से पार्ट 1 खत्म हुआ है। अभी इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाने वाला है और वो बहुत औसम तरीके से कंटिन्यू होगी, जहाँ पे ये सारे के सारे थ्रेड जिसके बारे में रीड रिचर्ड यहाँ पे अपनी लिस्ट बना के बैठे हुए हैं, उन सबको हम फेस करेंगे और देखेंगे कि रीड रिचर्ड्स किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। तो आगे के एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन सारी की सारी स्टोरी से ही वो जाके जुड़ेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ तक कि फैंटास्टिक 4 की जो मैंने सीरीज़ शेयर करी है वो आपको कैसी लगी है। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको शेयर करने के लिए बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसा कि हम जोनाथन हिकमैन वाली फैंटास्टिक 4 के 19 से 20 इशूज़ में कवर कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, जो कि मैंने अलग अलग बार जो है टाइमलाइन के हिसाब से फॉलो करते हुए बीच में गैप लिए थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी की पूरी मूवी स्टाइल के अंदर इन एपिसोड्स को एक साथ मर्ज कर दूं और एक मूवी की तरह आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग दोबारा से जोनाथन हिकमैन की स्टोरी को एक मूवी की तरह देख सकें और उसके अंदर कोई गैप आपको ना मिले, तो आप उसको दोबारा से एंजॉय कर सकेंगे। तो मैं बहुत जल्द इसको पूरी की पूरी मूवी की फॉर्म में बना के अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑसम सीरीज को देख सकें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए आए तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस तरह का ऑसम कंटेंट देखने के लिए। और अब हम अपनी टाइमलाइन के अंदर किसी और कॉमिक की तरफ जाएंगे जो कि अब हमारी टाइमलाइन में आने वाली है, तो इसलिए बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।